हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल एकेडमी। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पीजीटी फिजिक्स 2020 के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने अभी तक जो पहला चैप्टर था आपका यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट कर लिया। उसके बाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कर रहे थे। अब इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमने दो वीडियोस बना दिए कर लिया है और उसमें आपने अब देखा कि लेंथ कंट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरीके से मास वेरिएंस और वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, इन सब पे बेस्ड जस्ट फंडामेंटल सीखा। और इसी चैप्टर में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे कि किस तरीके से और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आए भी हुए हैं। तो अब अभी तक हम लोग जो पढ़ा है उस पे बेस्ड और कुछ फॉर्मूले अभी जो हम करने जा रहे हैं अभी इस पे बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम अभी देखेंगे इस वीडियोस में। ओके, तो सबसे पहले आपने अभी जो यहाँ पे उसका देखा एक्सप्रेशन मास वेरिएंस का। अब इसी की आगे कंटिन्यूएशन में हम आपको ये बताएं कि जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी इन केस ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होगी वो आपकी दी जाएगी बाय वो होगी क्या, T प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। ओके, जहाँ पे आपने पढ़ा है टोटल एनर्जी मतलब वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बट इस केस में एम नॉट सी स्क्वायर होता है। ये जो होता है वो आपका रेस्ट एनर्जी बोलते हैं इसे, ये आपका रेस्ट एनर्जी है। तो यहाँ से अगर हम देखें ये टोटल एनर्जी आपका एम सी स्क्वायर हो गया, तो ये T प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये क्या है, T क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से जो आपका T आएगा वो आ जाएगा एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। अब मास वेरिएंस में आपने अभी पढ़ा है कि जो आपका मास किस तरीके से वेरी करता है इन केस ऑफ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, तो 1/v²/c²। तो इस यहाँ से अब अगर आप इसे लिखेंगे तो ये हुआ एम नॉट 1 - v²/c², ये हुआ एम नॉट, तो ये हुआ आपका c²। तो यहाँ से एम नॉट अगर हम बाहर ले लें तो ये सिंपल सा गामा -1 c²। अब ये जो गामा है वो हमने आपको इंट्रोडक्टरी जो इसका लेक्चर है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, वहाँ पे जब हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखते समय हमने बताया आपको कि ये जो समटाइम्स हम इसको ये जो क्वांटिटी अंडर रूट की इसे हम रिप्लेस करेंगे बाय गामा। किसी किसी बुक में बीटा से डिनोट किया हुआ है, किसी बुक में गामा से, ज़्यादातर बुकों में गामा से लिया हुआ है। तो ये गामा आपका कुछ नहीं, तो ये चीज़ है। तो अब इसका एक्सप्रेशन आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स विद high velocity means relative to speed of light, then its kinetic energy will be of the form this form. ओके, ये आपको एक्सप्रेशन याद रखना है क्योंकि इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि उन्होंने कह दिया कि मान लीजिए आपका फॉर व्हाट वेलोसिटी द काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल विल बी 2 टाइम्स द रेस्ट मास एनर्जी। तो आपको वहाँ पे जस्ट काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना है, 2 टाइम्स ऑफ रेस्ट मास एनर्जी लिखना है और उसके बाद आप वीक आर आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये ध्यान रखिए, ये आप क्या है रेस्ट मास एनर्जी है। ओके, ये रेस्ट मास एनर्जी हुआ और ये आपका टोटल एनर्जी जो कि mc² है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हो गए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। एक बार हम आपको अब इसी पे बेस्ड अब हमें आगे चल के प्रॉब्लम देखनी है। तो एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल प्रॉब्लम देखें, ये तो एक्चुअली आपके जैम एग्ज़ाम में आई भी हुई है, जिन्होंने जैम दिया होगा या फिर देंगे। बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक्चुअली क्या है, मान लीजिए कि अगर आपका कोई है, ये फ्रेम S है जो कि स्टेशनरी है, स्टेशनरी S डैश के रिस्पेक्ट में है। S डैश आपका S डैश तो आपका मूव कर रहा है, S आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये स्टेशनरी है। और यहाँ पे आपका कोई क्यूब है, ठीक है। तो ये जो क्यूब है और इसका हम जो लेंथ अगर हम ये पूरा एक्चुअली क्यूब है तो इसका जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तो इक्वल होगा, बट हम इसे LX लिखिए, उसके पर पीछे पर LX जो हो गया किसके इक्वल हो जाएगा, L0। और ये LY हो जाएगा, वो भी हो जाएगा L0। और ये जो LX LY और ये LZ जो होगा ये अंदर वाला पोर्शन ये भी क्या है L0। तो सिंपल सा वॉल्यूम अगर आपको हम कहें कि एस फ्रेम में कितना होगा
तो आपको पता है वॉल्यूम एल एक्स इंटू एल वाई इंटू एल जेड, ये कितना आया आपका एक्सप्रेशन एल नॉट क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम जस्ट आपको पता है ए क्यूब, साइड का क्यूब, ये भुजा का क्यूब है ना। अब यही चीज़ अगर आपका मूविंग फ्रेम में अगर कोई है तो फिर जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जर्वर है वो किस तरीके से इसे ऑब्जर्व करेगा, वो इसे क्यूब नहीं ऑब्जर्व करेगा, वो आपका क्यूबॉइड इस तरीके से समझ में। अगर क्यूब, अब वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि लेंथ कंट्रैक्शन आप पढ़ चुके हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका अगर ये एस डैश मूव कर रहा है अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन, मूव्स विद वेलोसिटी वी अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, देन तो ये v है, हम यहाँ पे लिखे v डैश, क्यों हम वॉल्यूम लिखना जा रहे हैं s डैश फ्रेम में, तो वो कितना हो जाएगा एल एक्स डैश एल वाई डैश और ये एल जेड डैश। तो अब यहाँ पे जो एल एक्स डैश है, चूँकि ये मूविंग फ्रेम किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपका जो होगा आपने पढ़ा है एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस, मतलब आपने लेंथ कंट्रैक्शन नहीं पढ़ा है तो जस्ट वहाँ से भी आपको पता है कि जो एल एक्स डैश हो जाएगा वो हो जाएगा एल एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वही आपका एक्सप्रेशन है, याद होगा आपको। तो एल डैश इक्वल्स टू एल नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ से जबकि बाकी क्या रहेंगे, वही रहेगा। क्यों रहेगा, चूँकि आपका जो है फ्रेम किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये कितना वही आपका एल नॉट, यहाँ भी एल नॉट और ये हो जाएगा यहाँ भी एल नॉट स्क्वायर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा एल नॉट स्क्वायर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एल नॉट ये कितना हुआ एल नॉट इस क्यूब हो जाएगा स्क्वायर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हो गया आपका वी डैश। तब आप अगर दोनों का रेशियो एग्ज़ाम में आपका इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, वो तो फिलहाल मतलब पीसीएस के एग्ज़ाम में आया हो, बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम है, मतलब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है और वो तो सिंपल नहीं है पीसीएस का एग्ज़ाम, उस पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मे भी प्रॉबिलिटी है आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं इसी तरीके के, क्योंकि लेंथ कंट्रैक्शन पे भी से प्रॉब्लम आई हुई है, मास वेरिएंस पे भी आई हुई है, तो और ये ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है जो कि बहुत टफ है, नहीं आएगी। तो इस तरीके के बेस्ड प्रॉब्लम आपको करने हैं। तो ये v बाई वी डैश निकाल लीजिए इसका, तो ये कितना हो जाएगा एल नॉट क्यूब बाई एल नॉट क्यूब स्क्वायर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया, ये वी डैश है आपका, तो ये हो जाएगा वी इक्वल्स टू वी डैश गामा टाइम्स आपका ये हुआ गामा हो जाएगा 1 बाई वी स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन आया कि कब वही जो आपका क्यूब है वो चल करके अगर मतलब मूविंग फ्रेम में अगर वही क्यूब रहेगा तो आपको जो स्टेशनरी फ्रेम में जो आपका ऑब्जर्वर रहेगा वो किस तरीके से उसे ऑब्जर्व करेगा, क्यूबॉइड। क्योंकि आपका जो एलेक्स है वो सेम नहीं रह जाएगा, तो फिर इस तरीके से आपका ये वेरी होगा उसका वॉल्यूम। और यही चीज़ हम देखिए, अगर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर कोई आपका सर्कल है तो वही सर्कल अगर आपका मूविंग फ्रेम में होगा तो वो आपका सर्कल एलिप्स बन जाएगा। क्यों, क्योंकि सर्कल को आपको पता है कि उसका जो एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, अगर हम सर्कल है तो जाहिर सी बात है 2D प्लेन में होगा, या एक्स वाई या वाई जेड जो भी हम कंसिडर करना चाहें। तो अगर एक्स वाई में है तो उसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, अगर हम मान लें उसका सेंटर ओरिजिन है तो हुआ। तो अगर वही सर्कल जो है अगर मूविंग फ्रेम में होगा तो वो आपका सर्कल मतलब अगर कोई ऑब्जर्वर स्टेशनरी से ऑब्जर्व करेगा तो वो आपका सर्कल ना होकर के आपको एलिप्स नज़र आएगा। और वो क्योंकि जो उसका एक्स डायरेक्शन में जो डायमीटर है वो क्या आपको कंट्रैक्टेड मेजर आपको ऑब्जर्व होगा, तो उसका जाहिर आपको पता है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये आपका जनरलाइज फॉर्म है एलिप्स का। तो इसी तरीके से वही आपका एलिप्स क्या ऑब्जर्व होगा, क्या कहते हैं कि सर्कल आपका ऑब्जर्व हो जाएगा एलिप्स, और यही वाइस वर्सा। अगर एलिप्स है तो वो सर्कल भी बन जाएगा। अगर वही एलिप्स अगर बशर्ते मेजर एक्सिस एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तो वही आपका जो कंट्रैक्ट होकर मे बी सर्कल के फॉर्म में भी हो जाएगा। और ये आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो जस्ट हम इसको डायग्राम भी नहीं बनाएंगे, डायग्राम भी बना करके जस्ट आपको यहाँ पे बता देते हैं कि किस तरीके से आपका
वो रीज़न सेम है, लेंथ कंट्रैक्शन। सर्कल नज़र आ रहा होगा आपको, और नहीं भी आ रहा तो मान लीजिए कि मैंने सर्कल ही बनाया है अपने तरफ से। तो एस जैसे अगर ये वी से मूव करेगा तो यही आपका सर्कल कुछ यूँ हो जाएगा, ये चीज़ आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर यही चीज़ अगर आपका ये रहे, एस डैश रहे, यू कुछ रहे, अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है आपका एलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, ये ओरिजिन पे ले लें, ये जस्ट सपोज ये हमने ओरिजिन ले लिया है, ये ओरिजिन है, तब आपका यही चल करके ये चल करके इलिप्स आ जाएगा। और यही अगर आपका रिजल्ट रहे तो ये आपका कुछ यूं नज़र आएगा, किसको, ऑब्जर्वर को। कहाँ पे रहेगा वो आपका ऑब्जर्वर, आपका रिस्ट फ्रेम में रहेगा यहाँ पे। तब वही आपका सर्कल क्या नज़र आएगा, सॉरी इलिप्स क्या नज़र आएगा, सर्कल नज़र आएगा, सर्कल क्या नज़र आएगा, इलिप्स नज़र आएगा। तो इस तरीके से ग्राफिकल बेस्ड भी क्वेश्चंस में भी आ सकती हैं, और आपको इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, अब ये जितने इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज हमने यहाँ पे नोट कराए हैं, अब ये आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे नहीं रहेगा। एक्चुअली बुक का पर्पज़ आपको उसके बेस मतलब नॉलेज प्रोवाइड करना होता है, ना कि आपको कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम उनका निकलवाना। मतलब ऐसे भी बुक आती हैं, राइटर्स लिखते हैं, बट मत कहीं ना कहीं एक्चुअली किसी भी ऑथर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है पूरा फिजिक्स को समअप करना। ये तब पॉसिबल है, वो आपके थ्रू पॉसिबल है। वो ऐसे कि चूँकि आपको मतलब नंबर ऑफ़ बुक्स को कंसल्ट करना होगा, और बहुत सारे अपने फ्रेंड्स या किसी भी टीचर्स उनसे डिस्कस करना होगा, तब जा कर के वो चीज़ छोटी छोटी चीज़ें तब आपको समझ में आएंगी और गैदर होंगी इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज़ किसी एक बुक में मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन हो ऐसा संभव नहीं है। कोई भी आप बुक ले लीजिए। तो अब ये तो बात हो गई इसकी। अब हम आपको यहाँ पे कुछ इन्वेरिएंट रिलेशन बताने जा रहे हैं। अब ये इन्वेरिएंट रिलेशन एक्चुअली नंबर ऑफ इन्वेरिएंट रिलेशन है। अच्छा हाँ, तो ये जो वॉल्यूम के वाले के केस का जो एक्सप्रेशन था, यहाँ से हम देख लेंगे डेंसिटी भी इसी तरीके से वैरी करेगा। बट डेंसिटी में क्या है, डेंसिटी आपका क्या होता है, मास वॉल्यूम। अब मास भी आपको पता है वैरी करेगा। तो ये जो डेंसिटी है आपका, तो ये मास कितना हो जाएगा, एम नॉट बाई स्क्वायर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और आपने अभी वी को पढ़ा एग्जैक्ट, ये वी डैश हो जाएगा। और वी डैश कितना है आपका, वही एल नॉट क्यूब मतलब वी नॉट, और कितना स्क्वायर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये देखेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर का मतलब सी स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल सा। तो इस तरीके से आपका डेंसिटी भी वेरी करेगा। तो आपका इस विषय अगर डेंसिटी के फॉर्म में भी है तब भी आप बता सकते हैं कि इस तरीके से आपकी डेंसिटी वेरी करेगा। बट कुछ चीज़ें आपकी इन्वेरिएंट रहती है, जैसे चार्ज आपका इन्वेरिएंट है। और मैक्सवेल इक्वेशंस में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन देखें तो वो भी इन्वेरिएंट है। और इसके पहले हम ये रिलेशन देख ले, और इसको आपने प्रूव भी किया होगा अपने ग्रेजुएशन या एमएससी के क्लासेस में। अगर कोई कानपुर यूनिवर्सिटी का है तो उन्होंने भी अपने एमएससी प्रीवियस के क्लासेस में, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या कहाँ बाकी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी बीएससी में एक्चुअली किए रहते हैं। थ्री अब रिलेटिविटी अक्सर बाकी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज में है ये। तो आपने ये रिलेशन किया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आपका होता है जो इन्वेरिएंट होता है। तो इसे हम जस्ट इन्वेरिएंट रिलेशन में लिखे तो ये नंबर 1 पे है। और नंबर 2 पे एक इसी तरीके का ही रिलेशन है, एक्चुअली वो भी इन्वेरिएंट रहता है। और वो ये है आर स्क्वायर, समटाइम्स उसे ऐसे भी पूछ लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये भी इन्वेरिएंट है। सिंपल सी चीज़ है, जब ये इन्वेरिएंट है तो ये भी हो जाएगा। कैसे, चूँकि आपको पता है वाई डैश तो वाई की इक्वल होता ही है, जे डैश तो जे डैश की इक्वल होता ही है अगर वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इफ़ बॉडी मूव्स द फ्रेम आपका जो है एस डैश मूविंग फ्रॉम, अब मैं कहीं भी एस डैश मूव रिपेल मतलब नोटेशन यूज़ करूँगा, इट मीन्स वो आपका है मूविंग फ्रेम है। तो ये है मूव्स व्हेन एस डैश मूव्स along एक्स डायरेक्शन, तभी ये बात होगी, अदरवाइज नहीं। और ये भी चीज़ है, अब यहाँ पे तो हम कुछ भी कहें
मतलब वाई के डायरेक्शन में भी मूव करेगा तब भी ये बात होगी, जेड के डायरेक्शन में मूव करेगा तब भी ये बात होगी। ये तो जनरलाइज्ड हो गया। तो फिर एक्चुअली आर स्क्वायर आपका है क्या, समटाइम्स इसे हम ऐसे भी, समटाइम्स क्या, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये क्या है आपका, ये भी क्या है, इनवेरिएंट है। ठीक है, और ये तो एक्चुअली ये ज़रूरी नहीं है कि एस डैश आपका अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन में मूव करे इस केस में। हाँ, इस केस में है, इस केस में ज़रूरी नहीं, वाई के केस में भी वाई के डायरेक्शन में मूव करेगा तब भी ये फुलफिल होगा, रीजन सेम है। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और आपका वाई डैश इक्वल्स टू वाई, जेड डैश इक्वल्स टू जेड। कब आपका, जब आपका एस डैश फ्रेम मूव करेगा अलॉन्ग दी एक्स डायरेक्शन, लेकिन अगर वाई डायरेक्शन मूव करेगा तो यही चीज़ इसके लिए हो जाएगी। मीन्स आपका वाई डैश इक्वल्स टू वाई माइनस वी टी अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो वो उस केस में यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा या दूसरा ही कह लीजिए इसे। अब तीसरा रिलेशन क्या है, जो कि आपका काफ़ी CSIR एग्जाम में भी आया हुआ है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन, और वो है क्या, दी सेपरेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी आपका इनवेरिएंट होता है। और चौथा जो है ई डॉट बी है, ये भी इनवेरिएंट है। तो इस तरीके से ढेर सारे रिलेशन हैं जो कि आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से मतलब रिलेशन इनवेरिएंट हैं, और कुछ आपको बुक में भी मिल जाएंगे। अब बुक के लिए आप कोई भी मतलब जिस उपाध्याय में भी दिया हुआ है, आपका एच सी वर्मा में दिया हुआ है, उतना सफिशिएंट है। एच सी वर्मा में भी उन्होंने मतलब इनवेरिएंट रिलेशन फिलहाल उसमें नहीं है, बट मास वेरिएंस और आपका टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन, इस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आपकी जो कि आपको ध्यान रखना है। अब इस तरीके से हमने आपको बताया, एक यहाँ पे लेंथ कंट्रैक्शन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम डायलेशन, वेलोसिटी डिस्टेंस थ्योरम, मास वेरिएंस फार्मूला, और ये टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स विद द हाई वेलोसिटी, मतलब दैट मीन्स इट मूव्स विद द रिलेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट। तो उस केस में ये फार्मूले किस तरीके से वेरी हो रहे थे। हाँ, अब इस आगे हमने आने वाले वीडियोस में हम लोग इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे कि किस तरीके से प्रॉब्लम आपके एग्ज़ाम में पूछी जानी है। ओके, अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू।